नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10। टॉपिक हमारा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे इसमें कुछ डिस्कशन वाले क्वेश्चन थे, उसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। डिस्कस 1 to 5। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, व्हाट वर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडिया सपोर्टेड बाय द लिबरल्स। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 1848 लिबरल्स की जो क्रांति थी उसके क्या मायने थे। ठीक है, दूसरा ये कि लिबरल्स जो थे इन्होंने किन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल आइडियाज़ को सपोर्ट किया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे 1832 1848 का जो दौर था उसे क्या कहा गया था, उसे क्रांतियों का दौर कहा गया। किसे? 1832 1848 का जो टाइम था उसे क्रांतियों का दौर कहा गया। क्यों? क्योंकि इसी टाइम में हम देखते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और वहीं पर फसलें जो है वो ख़राब हो गई, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज जो थी वो होगी। तो फूड शॉर्टेज का होना प्लस इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, तो जो लोग अपने से घरों में काम कर रहे हैं, खुद से काम कर रहे हैं, उन्हें नुकसान हो रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो जो क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ थी उसमें सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी थी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ लग गई, अब मशीनों से कपड़ा बन रहा है, एक साथ बहुत सारे कपड़े रेडी हो रहे हैं। ठीक है, वो सस्ते में हो रहे हैं। जो लोग हाथों से काम कर रहे हैं तो उनको काम करने में भी समय लग रहा है, उनका खर्चा भी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, उनकी चीज़ें इस वजह से महंगी है, तो लोगों का झुकाव जाहिर सी बात है जो सस्ता मिल रहा है उधर ही रहेगा। तो इस वजह से एक रेवोल्यूशन था। उसके अलावा मिल वर्कर्स जो थे उनको उनकी सैलरी ठीक से नहीं मिल रही थी। कुछ लोग ठेके पे काम कर रहे थे, ठेकेदार के यहाँ काम कर रहे थे, तो ठेकेदार उनकी सैलरी नहीं दे रहे थे। तो इस तरह से लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके रेवोल्यूशन कर रहे थे। इसी टाइम में एक रेवोल्यूशन हुआ जो कि 1848 का रेवोल्यूशन, लिबरल्स का रेवोल्यूशन कहा जाता है, जिसमें जो कि लिबरल्स के द्वारा किया गया। ठीक है, 1848 का जो रेवोल्यूशन जो कि हमारा क्वेश्चन है कि उसके क्या मायने थे। तो इन्होंने, लिबरल्स ने किस लिए किया? क्योंकि हमने देखा पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में, आपको याद होगा 9th क्लास में जब आपने पढ़ा, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन था जो था उस टाइम में क्या था कि मोनार्की हटती है, फिर उसके बाद ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन आता है। पहले वोटिंग राइट्स किसे मिलते हैं? सिर्फ अमीरों को मिलते हैं। ठीक है, मतलब मिडिल क्लास के लोगों को भी मिलेंगे, बट जो कि पैसे से थोड़ा सा स्ट्रांग है उन्हें ही मिले। फिर इसके बाद जैकोबिन क्लब आता है जिसमें सभी को वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं बाद में नेपोलियन आ जाता है। तो नेपोलियन क्या करता है? सबसे वोटिंग राइट्स वगैरह छीन लेता है। नेपोलियन अपने अकॉर्डिंग काम करता है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो लोगों को एक चीज़ जो थी वो समझ में आ गई थी कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि ये जो लिबरल्स के द्वारा की गई क्रांति थी, ये लिबरल्स कौन थे? जो मिडिल क्लास के लोग थे। ठीक है, ये पढ़े लिखे भी थे, नौकरी वगैरह करते थे, प्लस पैसों से भी ये थोड़ा सा स्ट्रांग थे। तो इस वजह से इनका माइंड जो था ओपन हो चुका था, थोड़ा सा इनको पता भी चल गया था चीज़ें जो है कि किस तरीके से जो ज़्यादा सही कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का टेस्ट एक तरह से इन्होंने ले लिया था, आज़ादी का टेस्ट। ठीक है, तो ये लिबरल्स के द्वारा की गई क्रांति थी जो कि चाहते थे कि चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हों, जो रूल करे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत करे। ठीक, अब इन्होंने किन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज़ को सपोर्ट किया उसकी बात है। तो पहले पॉलिटिकल आइडियाज़ की बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि नेशंस जो थे, अलग अलग कंट्रीज़ के जो उसकी टेरिटरीज़ जो थी अलग अलग नेशंस ने कंट्रोल कर रखी थी। ठीक है, तो ये चाहते थे कि उन्हें आज़ाद कराया जाए अपनी टेरिटरीज़ को, और प्लस यूनिफिकेशन कराया जाए, जिसकी वजह से हम आगे देखते हैं इटली एंड जर्मनी का यूनिफिकेशन। ठीक है, तो पॉलिटिकल आइडियाज़ में यूनिफिकेशन आइडियाज़, कंट्री का जो यूनिफिकेशन है उसके आइडियाज़ को इन्होंने सपोर्ट किया, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने सपोर्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन लिखित में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की डिमांड जो थी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इस तरीके की डिमांड इनकी की गई। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पार्लियामेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। विमेन को वोटिंग राइट्स
नहीं दिए गए थे, जबकि उनका पार्टिसिपेशन अच्छा खासा था, फिर भी नहीं दिए गए थे। तो इस तरीके की डिमांड इस समय में की गई। ये रेवोल्यूशन जो थे इसीलिए थे कि वीमेंस को भी पार्टिसिपेशन मिले, क्योंकि उनके अलग अलग अपने अपने ग्रुप्स भी ये बना रही थी। पार्टिसिपेशन तो बाकी चीज़ों में था, बट पॉलिटिक्स में ना तो वो वोट कर सकती थी ना भाग ले सकती थी, तो इस वजह से इनके लिए वो सारे अधिकार जो थे वो मांगे जा रहे थे। तो ये पॉलिटिकल आइडियाज़ से इन्होंने सपोर्ट किया। फिर हम आते हैं सोशल आइडियाज़। सोशल आइडियाज़ में स्लेवरी उस समय बहुत ज़्यादा चल रही थी, उसे ख़त्म करने की मांग हुई, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं कि बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर जो थे, हम इंडिया के भी केस में देखते हैं, जब गांधी जी आते हैं यहाँ तक कि उस टाइम भी चीज़ें चल रही थी, तो लोगों को बहला फुसला के कॉन्ट्रैक्ट के तहत बंधुआ मजदूर बना लिया जाता था। तो अब उसके बाद वो अपने मन का काम नहीं कर सकते थे, कहीं भी भाग नहीं सकते थे, इस तरीके की चीज़ें थी, इन्हें ख़त्म करने की बात हुई। प्लस प्रिविलेजेस जो बाय बर्थ लोगों को मिलते थे उन्हें ख़त्म करने की बात हुई कि भाई जैसे राजा का बेटा है जो वो राजा बनेगा, वही वाली बात थी, तो उसे सारे जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करने की बात यहाँ पर हुई। ये क्या हुआ, इस तरीके के सोशल आइडियाज़ को इन्होंने बढ़ावा दिया। फिर इकोनॉमिक आइडियाज़, इकोनॉमिकल में कि मार्केट जो है वो फ्री किया जाए, कोई भी किसी भी चीज़ का काम जो है वो शुरू कर सकता है। तरह तरह के जैसे अलग अलग ग्रुप्स बन रखे हैं, तो वो लोग क्या करते कि अगले बंदे को उसमें नहीं आने देंगे कि हम लोग पहले से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, तो मार्केट को फ्री किया जाए, प्लस यूनिफिकेशन किया जाए, जो कि मुद्रा है, ठीक है, मेजरमेंट के तरीके हैं, ये सारी चीज़ें क्या है कि सभी के लिए एक की जाए। तो इस तरीके के आइडियाज़ जो है वो यहाँ पर रखे गए, और रिस्ट्रिक्शंस जो थे गुड्स पे, कैपिटल्स पे, वो सारे हटाने की बात हुई। तो ऐसे आइडियाज़ को इन्होंने सपोर्ट किया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा लिबरल्स के द्वारा क्रांति जो की गई थी वो किस लिए थी, और उन्होंने किन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल आइडियाज़ को सपोर्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यूनिफिकेशन होना चाहिए, बॉन्डेड लेबर, सोशल समाज में जो जो बुराइयाँ थी एक तरह से कि प्रिविलेजेस बाय बर्थ लोगों को मिलते थे, है ना, वो उसे हटाया जाए। लोगों में डिस्क्रिमिनेशन जो था, क्लास डिस्क्रिमिनेशन, उसे हटाया जाए, ठीक है। जो बंधुआ मजदूर का काम चला रहा था, प्रथा चली आ रही थी, उसे बंद किया जाए। इकोनॉमिकल में कि लोग जो हैं वो आसानी से ट्रेड कर सकें, ठीक है। इस तरीके के पॉलिटिकल आइडियाज़ को इन्होंने सपोर्ट किया। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, चूज 3 एग्जाम्पल्स टू शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, यूरोप में नेशनलिज्म की ग्रोथ के लिए कल्चरल कंट्रीब्यूशन के 3 एग्जाम्पल बताने हैं। ठीक है, कल्चरल कंट्रीब्यूशन कैसा, नेशनलिज्म जो था उसकी ग्रोथ जो थी, लोगों का मानना था कि चलो विद्रोह करो, ठीक है, रिवॉल्ट करो, तो उससे क्या होगा कि नेशनलिज्म जो है यूरोप में वो बढ़ेगा, लोगों के अंदर नेशन के लिए फीलिंग आएगी, लोग जो हैं वो जागरूक होंगे नेशन के लिए। लेकिन एक ऐसा भी क्लास था जिसका कि मानना था कि चीज़ें जो हैं वो शांति से समझाई जा सकती हैं। जैसे कि देखो, आप लोग कोई काम करो तो कोई आया, किसी ने आपको आपकी पिटाई लगा दी, उस तरीके से समझा दिया, ठीक है। कोई आया जो कि प्यार से उसी चीज़ को समझा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, एक ऐसा ग्रुप था जिसका ये मानना था कि चीज़ें जो हैं वो हम शांति से भी, दूसरे तरीके से भी लोगों के अंदर नेशन के लिए फीलिंग जो है वो ला सकते हैं। अब उसी के हमें क्या करना है, जो चीज़ें जो है वो कल्चर से जुड़ी हैं, उससे लोगों के अंदर नेशन के लिए फीलिंग जो है वो लाई जा सकती है। ठीक, अब इसी में हमारा क्वेश्चन है कि कल्चर का क्या है कंट्रीब्यूशन। आपको 3 एग्जाम्पल बताने। तो सबसे पहला क्या था, रोमांटिसिज्म, जो कि इसी ग्रुप में आता है, जो कि लोग शांति में विश्वास रखते हैं। रोमांटिसिज्म मतलब कि लोगों का प्यार जताना किसके लिए, अपने नेशन के लिए। ठीक है, तो ये जो ऐसे लोग थे, ये इस तरीके के लोग थे कि जिनका ये मानना था, मतलब ये किसी तर्क वितर्क में विश्वास नहीं करते थे, साइंस में विश्वास नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि चीज़ें जो है सिंपल तरीके से लोगों को समझाई जा सकती हैं। कैसे, जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी आर्ट के द्वारा, ठीक है, जैसे देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि कुछ लोगों ने ऐसी आर्ट बना दी कि जिससे कि लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग आई, ठीक है, वो हो गया। कुछ ने ऐसी पोएट्री लिख दी कि उसको पढ़ के लोगों के अंदर जोश है वो आ गया, नेशन के लिए एक अच्छी भावना आ गई। तो जो इस ग्रुप के लोग थे, इनका ये मानना था कि चीज़ें जो है ज़रूरी नहीं कि हम जाएं रिवॉल्ट करें, वेपन हाथ में लें, उसी तरीके से लोगों के अंदर नेशन के लिए एक फीलिंग आएगी, ठीक है, लोगों के अंदर राष्ट्र के लिए भावना आएगी, ऐसा नहीं है।
चीज़ें हम शांति से भी कर सकते हैं, लोगों को प्यार से समझा सकते हैं पोएट्री के द्वारा, ठीक है, अपनी आर्ट के द्वारा। तो इस तरीके की चीज़ें मानते थे कि लोगों के अंदर जो इमोशंस हैं वो उनके अपने अंदर ही हैं, ठीक है। मिस्टिकल जो उनके इमोशंस हैं, उनके उनके अंदर जो नेशन के लिए भावना है वो हम इस तरीके से भी जगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हाथ में वेपन लें। तो एक तो ये हो गया रोमांटिसिज्म। इसके लिए आपका एग्जाम्पल कल्चरल कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो इनका क्या मानना था कि हम अपनी कविताओं के द्वारा, पोएट्री के द्वारा, वो जो अपने पिक्चर्स हैं, आर्ट के द्वारा लोगों के अंदर नेशन के लिए फीलिंग जो है वो जगा सकते हैं, ठीक। दूसरा क्या आता है, फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री एंड फोक डांस। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, कुछ डांस ऐसे होते हैं आपको एक पूरी स्टोरी बता जाते हैं, कुछ ऐसे सॉन्ग होते हैं जिसमें कि आपको एक पूरी स्टोरी मिलती है, एक पूरी फीलिंग मिल जाती है। जैसे अगर आप याद करो तो भगत सिंह की मूवी वगैरह में आप देखते हो मेरा रंग दे बसंती चोला सॉरी, वो सॉन्ग आता है तो लोगों के अंदर क्या आता है, एक फीलिंग आ जाती है ना, कि एक जोश आ जाता है नेशन के लिए। तो ये इस टाइप का ग्रुप था कि जिनका मानना था कि आप लोकल लोग जो हैं उनके बीच में बैठो, उनकी संस्कृति को जानो, उनके जो फोक सॉन्ग है, फोक डांस है, उनको जानो। ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके नेशन को बनाया जा सकता है। मतलब ये कि लड़ाई झगड़े वाले ही लोग जो हैं उन्हीं की संख्या बढ़ा दी जाए, उससे नेशन बन जाए, ऐसा नहीं है। जो हमारे फोक डांस हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, उनके द्वारा नेशन को बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो एक इस तरीके के लोग हो गए जो ऐसी सोच रखते थे। थर्ड कंट्रीब्यूशन किसका था, लैंग्वेज का था। लैंग्वेज में अगर हम देखें तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया जाता है पोलैंड का। पोलैंड जिसपे कि ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड रशिया का कब्जा था, जिसमें कि रशिया का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा था। जो रशियन थे ना, इन्होंने क्या किया, पोलैंड वासी जो थे उनके बच्चे जहाँ पढ़ते थे स्कूल्स में, उनके जो ऑफिसेस थे, उन जगहों से पॉलिश लैंग्वेज जो थी वो बंद करा दी। मतलब ये कि उनके जो फेस्टिवल्स वगैरह हैं वो सबको तो बंद करा दिए, उनके सारे जो भी कल्चरल तरीके थे वो सारे बंद करा दिए। अब इनका कब्जा किस पे आया कि जो पॉलिश लैंग्वेज ये लोग बोलते थे पोलैंड वासी, तो इनका मानना था कि हमारी लैंग्वेज जो है उसे हम बचा कर रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे फेस्टिवल जो है हमें नहीं मनाने दोगे, हमारे तरीके से हमें नहीं रहने दोगे, ठीक है, लेकिन हमारी जो लैंग्वेज है उसे तो हम यूज़ कर सकते हैं, उसे हम अपना वेपन बना सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो रशियन थे तो इन्होंने क्या किया कि इनके स्कूल वगैरह में से इनकी लैंग्वेज जो है वो हटा दी, प्लस लोगों को डोमिनेट करते थे कि हमारी जो लैंग्वेज है उसका प्रचार प्रसार करो, ठीक है। बट जो पोलैंड के लोग थे, पोलैंड वासी जो थे, उनका ये मानना था कि हमारी लैंग्वेज जो है वो हम नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए जब भी ये कहीं पे इकट्ठा होते थे, इनके पोप वगैरह हैं, चर्च में इकट्ठा हुए या इनके पोप वगैरह हैं, वो सभी क्या करते थे, पॉलिश लैंग्वेज का ही यूज़ करते थे, क्योंकि एक ये चीज़ इनके कल्चर में से इनके पास बची थी जिसे ये यूज़ कर सकते थे, ठीक है। फेस्टिवल वगैरह है आप बंद करा दोगे, नहीं मनाने दोगे, बट ये चीज़ क्या है, लैंग्वेज उनके साथ हमेशा रहेगी। और जो रशियन का डोमिनेशन था कि हमारी लैंग्वेज बोलो, हमारी लैंग्वेज का प्रचार प्रसार करो, उसे इन्होंने नहीं माना। तो एक तरह से इन्होंने अपना वेपन किसे बनाया, लैंग्वेज को, ठीक है। जहाँ भी ये लोग क्या करें, अगर रशियन हैं सामने, अगर उनके सामने इन्होंने अपनी पॉलिश लैंग्वेज यूज़ कर दी तो उनको एक तरह से समझ में आता था ना कि मैं इसे रशियन लैंग्वेज बोलने के लिए कह रहा हूँ, मैं इसे कह रहा हूँ कि मेरी लैंग्वेज का प्रचार प्रसार करो, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये मेरे सामने अपनी पॉलिश लैंग्वेज बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि एक तरह से ये उनका विरोध जताने का भी तरीका था कि वो अपनी लैंग्वेज को ही वेपन बना रहे थे, ठीक है। तो कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या था, हमने देखा कि आर्ट पोएट्री के द्वारा चीज़ों को लोगों के अंदर लोगों के अंदर नेशनलिज्म जो है वो जगाया जा सकता है। सेकंड आपका फोक डांस, फोक सॉन्ग वगैरह के द्वारा। तीसरा क्या था, लैंग्वेज का कंट्रीब्यूशन तीसरा क्या था, लैंग्वेज का कंट्रीब्यूशन जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। लैंग्वेज के जरिए लोग अपना विरोध जो था वो जता रहे थे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, थ्रू अ फोकस ऑन एनी 2 कंट्रीज एक्सप्लेन हाउ नेशंस डेवलप्ड ओवर द 19th सेंचुरी। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ओवर द 19th सेंचुरी डेवलप होने वाले 2 नेशन को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कौन से 2 नेशन 19th सेंचुरी के दौरान डेवलप हुए। उस टाइम हमने क्या देखा कि यूरोप में बहुत सारी जगहों पर रिवॉल्ट जो थे वो चल रहे थे यूनिफिकेशन के लिए, नेशन को डेवलप करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड
के लिए रिवॉल्ट जो थे वो बराबर चल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 नेशन के बारे में बताना है कि कौन से 2 नेशन जो थे वो डेवलप हुए उस दौरान। तो बेल्जियम था आपका, इटली, जर्मनी, ये सारे थे। यहाँ पर 2 पर फोकस करना है तो हम लोग इटली एंड जर्मनी पे करेंगे। ठीक है, तो जर्मनी जहाँ पर हमने देखा 1848 का रिवॉल्ट होता है जब लुई फिलिप शासक जो था वो भाग जाता है। फिर जो नेशनल असेंबली के लोग थे, यानी कि जो लिबरल्स के द्वारा बनाई गई थी नेशनल असेंबली, वो सब इकट्ठे होते हैं कहाँ पर, सेंट पॉल चर्च में। वहाँ पर वो डिमांड रखते हैं, उनकी डिमांड वहाँ पर भी नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो यानी कि नेशनल सेंटिमेंट्स जो थे वो सबसे ज़्यादा किस में थे, मिडिल क्लास लोगों में, जिन्हें कि लिबरल्स कहा गया, उनके अंदर थे। ठीक है, और उसी को वो फैला रहे थे सभी जगह पे पूरे यूरोप में। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जर्मनी में नेशनल सेंटिमेंट्स जो थे वो मिडिल क्लास वाले लोगों में थे और जिन्हें कि लिबरल्स कहा गया। वो अपने इन विचारों को सभी जगह फैला रहे थे। उनके इस विचार को, उनकी इस डिमांड को कि नेशन को डेवलप करना है, यूनिफिकेशन कराना है, कॉन्स्टिट्यूशन लाना है, ये सारी चीज़ें जो उनकी डिमांड थी मोनार्की को पसंद नहीं थी, क्योंकि शासन उनका था। तो मोनार्की ने क्या किया, उनकी इन सेंटिमेंट्स को दबा दिया। मोनार्की का साथ किसने दिया, जाहिर सी बात है मोनार्की के अंडर में जो आर्मी है, तो आर्मी अपने राजा का आदेश जो है वो मानेगी, तो आर्मी ने साथ दिया। प्लस जो जंकर्स थे, जंकर्स बड़े लैंड ओनर्स, इस पे हम लोगों ने बात कर ली है, इंपॉर्टेंट है वर्ड। तो जंकर्स ये सभी ने साथ दिया और इनके इन सेंटिमेंट्स को दबा दिया। अब ये जिम्मेदारी किसने ली, ये जिम्मेदारी ली प्रशिया के शासक विलियम फर्स्ट ने। विलियम फर्स्ट ने ये जिम्मेदारी ली कि अब मैं जर्मनी को यूनिफाई कराऊंगा। ठीक है, तो जिम्मेदारी तो ले लिए, लेकिन राजा क्या करेगा, अपने चीफ मिनिस्टर को आदेश देगा। तो इसी तरह उन्होंने ऑटो वन बिस्मार्क, जो कि उनके चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें प्रशिया के चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क जिन्होंने 7 सालों तक युद्ध किया। ठीक है, किससे, हम देखते हैं आपका ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है, डेनमार्क है, इनके खिलाफ 7 सालों तक युद्ध किया, जिसमें जीत मिली। जीत मिलने के बाद ऑटो वन बिस्मार्क जो है, जाहिर सी बात है, अपने राजा जिनके आदेश पर वो गए थे, तो राजा को अब क्या किया जाएगा, राजा बनाया जाएगा। ठीक है, तो जर्मनी का यहाँ से होता है यूनिफिकेशन। ठीक, ऑटो वन बिस्मार्क जिन्हें कि कहा गया है जर्मनी का आर्किटेक्ट, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, जर्मनी का आर्किटेक्ट कौन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जर्मनी जिसके यूनिफिकेशन के लिए, जिसे डेवलप करने के लिए जो लिबरल्स थे उन्होंने डिमांड की, मोनार्की के द्वारा उनकी उस डिमांड को दबा दिया गया। जिम्मेदारी ली किंग विलियम फर्स्ट ने, उन्होंने जिम्मेदारी दी अपने चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क को। ठीक है, जिन्हें कि उनका आर्किटेक्ट भी कहा गया है जर्मनी का, जिन्होंने युद्ध किया 7 सालों तक ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के खिलाफ, और वहाँ पर उन्हें मिली जीत। जीत मिलने के बाद जाहिर सी बात है, जिस राजा की तरफ से युद्ध लड़ा गया था, अब वो राजा के हाथ में सत्ता आ गई, राजा वहाँ पर शासक बनेगा। और ये सेरेमनी जो थी वो मनाई गई कहाँ पर, वर्सलीज में। ठीक है, 1871 में विलियम फर्स्ट जो थे वो जर्मनी के शासक यहाँ पर बनते हैं। ये जो जश्न था वर्सलीज के हॉल ऑफ द मिरर्स में मनाया गया। ठीक है, तो जनवरी 1871 में यहाँ पर ये सेरेमनी जो थी वो मनाई गई। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि जर्मनी जो था वो किस तरह डेवलप हुआ। अब हम आगे आते हैं इटली। ठीक है, जर्मनी का हमने देख लिया। इटली को देखें तो मिड 19th सेंचुरी के टाइम में क्या था, इटली की 7 भागों में डिवाइड था, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों का शासन था। इसीलिए उसे यूनिफाई कराने की बात हुई कि अब इसे यूनिफाई कराना है। जिम्मेदारी किसने ली, अभी समझेंगे। इसका जो साउथ का पोर्शन था, किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज जो थे उनका पार्ट था। फिर यहाँ हम देखते हैं सेंटर में कि पैपल स्टेट्स थे। ठीक है, फिर सिर्फ ये वाला जो पार्ट था सार्डिनिया पाइडमोंट का, जहाँ पर हम देखते हैं विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ठीक है, विक्टर इमैनुअल सेकंड का वहाँ पर शासन था, जो कि इटली प्रिंसली हाउस से थे। तो उनके अंदर जाहिर सी बात है नेशन के लिए जो फीलिंग्स हैं वो ज़्यादा होगी। इसी वजह से ये जिम्मेदारी, इटली को यूनिफाई कराने की जिम्मेदारी विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने ली। फिर वही चीज़ कि विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने ये जिम्मेदारी तो ली, लेकिन वो क्या करेंगे, जिम्मेदारी जो है अपने मिनिस्टर को देंगे, चीफ मिनिस्टर को देंगे। तो उन्होंने ये अपनी जिम्मेदारी केवर, ठीक है, केवर जो उनके चीफ मिनिस्टर थे उन्हें दी। अब केवर जो कि बहुत ही डिप्लोमेटिक टैक्टफुल स्ट्रेटजीज जो थे, इस तरह की स्ट्रेटजीज के लिए वो जाने जाते थे, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी के द्वारा
क्या किया, ऑस्ट्रिया पे जीत पाई 1859 में। ठीक, इसके बाद हम 60 में देखते हैं कि किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज जो शासक थे उन्हें भी हरा दिया जाता है। और इस तरह से 1861 में इटली में इमैनुअल द्वितीय, विक्टर इमैनुअल द्वितीय यानी कि सेकंड जो, उनका शासन होता है। ठीक है, तो इस तरह से इटली जो है वो डेवलप हुआ। तो इटली कैसे डेवलप हुआ, हमने देखा कि इटली जो कि 7 भागों में डिवाइड था। ठीक है, सार्डिनिया पाइडमोंट जहाँ पर इटली प्रिंसली हाउस का शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय था, उन्होंने जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। ये जिम्मेदारी उन्होंने केवर के ऊपर दी। केवर जो कि उनके चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने युद्ध किया। ऑस्ट्रियन फोर्स को उन्होंने 1859 में हराया। फिर उसके बाद 1860 में हम क्या देखते हैं कि टू सिसिलीज, किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज जो थे उन्हें हराया। और इस तरह से विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो थे उनके हाथ में आ जाती है पूरे इटली की सत्ता। यहाँ से होता है इटली का यूनिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो है वो 1861 में वहाँ का शासक बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों नेशन जो थे वो डेवलप हुए। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ब्रिटेन में नेशनलिज्म की हिस्ट्री रेस्ट ऑफ यूरोप से किस तरह से अलग थी। तो बाकी यूरोप में हमने क्या देखा, कभी भी कहीं पर भी रिवॉल्ट हो जा रहे थे, कहीं हंगर के लिए रिवॉल्ट हो रहे हैं, कहीं मोनार्की को हटाने के लिए रिवॉल्ट हो रहे हैं, कहीं पर है कि कॉन्स्टिट्यूशन लाना है, कहीं मोनार्की रहेगी बट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करेगी, कहीं यूनिफिकेशन के लिए। मतलब ये कि जगह जगह पर अचानक से विद्रोह हो जाते थे, खून खराबा भी हुआ, लोगों की जान गई। लेकिन ब्रिटेन जो था वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे कुछ कोई रिवॉल्ट नहीं हुए, वहाँ पर कोई खून खराबा नहीं हुआ, कोई अचानक से होने वाली उथल पुथल नहीं थी। यहाँ पर चीज़ें जो थी वो बड़ी चालाकी से, बड़े धीरे धीरे हुई कि लोगों के हाथ से चीज़ें चली भी गई और लोगों को पता भी नहीं चला। जब पूरी तरह से चीज़ें हाथ से निकल गई तब लोगों को पता चला कि अरे हमारा सब कुछ छिन गया। ठीक है, तो यहाँ ब्रिटेन ने भी ऐसा ही किया। सबसे पहले जानेंगे कि ब्रिटिश आइल्स जो था, ब्रिटिश द्वीप समूह, वहाँ पर ब्रिटिश, वेल्श, स्कॉट, आयरिश ये लोग रहते थे। अब जाहिर सी बात है जब अलग अलग लोग रह रहे हैं तो उनकी अपनी अपना कल्चर होगा, अपनी लैंग्वेज होगी, अपना पहनावा होगा, अपनी पॉलिटिक्स होगी, सब कुछ अलग अलग होगा। समय के साथ क्या हुआ, ब्रिटेन जो था वो पावरफुल हो रहा था पैसे से। अब जब पावरफुल हो रहा था तो उसे लगा कि ये पावर जो है वो मेरे हाथ में है तो बाकी पावर भी मेरे हाथ में आनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले ब्रिटेन ने क्या किया, 1688 में लंबे संघर्ष के बाद, लंबे स्ट्रगल के बाद उन्होंने क्या किया कि जो मोनार्की थी उसे हटाया और पावर अपने हाथ में ले ली। अब क्या है, इनकी पावर और बढ़ गई, पहले ही पैसे से मजबूत हो रहे थे, थोड़ी पावर वैसे ही बढ़ रही थी, मोनार्की को हटा के सत्ता अपने हाथ में ले ली तो इनकी पावर जो थी वो बढ़ गई। अब इन्होंने सोचा अब अपना इंपेरियलिज्म करना चाहिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहिए। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का फॉर्मेशन किया इंग्लैंड एंड स्कॉटिश को मिलाकर। ठीक है, इंग्लैंड एंड स्कॉटिश के सहयोग से क्या किया गया कि द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का फॉर्मेशन हुआ। किस रूप में, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इस तरह से बना यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ स्कॉट एंड इंग्लैंड के सहयोग से। अब क्या हुआ, इंग्लैंड पावरफुल हो रहा था, स्कॉटिश जो थे उन्हें धीरे धीरे दबाया जाने लगा। यानी इंग्लैंड जितना पावरफुल हो रहा है तो वो पावरफुल हो रहा क्यों, कैसे पावरफुल हो रहा, अपने से नीचे दूसरे वाले को जो था वो दबा रहा है तभी वो पावरफुल हो रहा है। ठीक है, दो जब बराबर दिखेंगे तो नहीं पता चलेगा कौन पावरफुल है, एक ऊंचा हो रहा है यानी दूसरे को दबाया जा रहा है। तो इस तरह से जो स्कॉटिश थे उन्हें दबाया जा रहा था, उन्हें आवाज़ नहीं उठाने दिया जा रहा था। उनका जो कल्चर था, उनकी जो गैलिक लैंग्वेज थी, उनका जो पहनावा था, उन सभी से उन्हें रोका गया और उन पर थोपा गया, इम्पोज किया गया क्या कि जो ब्रिटिश कल्चर है उन चीज़ों को फैलाया जाए। ठीक है, ब्रिटिश लैंग्वेज, ब्रिटिश कल्चर, इन चीज़ों को फैलाया जाए। इस तरीके से क्या किया इन्होंने, स्कॉटिश कल्चर जो था उसे पूरी तरह से वाइप्ड आउट कर दिया। ठीक है, उन पे अपना कब्जा किया, उन पे अपनी पावर जो थी वो दिखाई, उनको आवाज़ नहीं उठाने दिया गया और फिर उसके बाद उनकी बोली भी उनसे छिन गई, उनका पहनावा उनसे छिन गया, सब कुछ उनसे छिन गया। ठीक है, तो इस तरह से स्कॉटिश जो थे वो एक तरह से उनका जो कल्चर वगैरह सब खत्म, वो मिल गया किसमें, ब्रिटेन में मिल गया। फिर बात आती है आयरलैंड की। आयरलैंड, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, डिस्कॉर्ड कराया। ठीक है, कैसे, आपस में
मतलब ये कि आयरलैंड जो था वो कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट दो के बीच में बटा हुआ था। इसमें जो प्रोटेस्टेंट थे उनकी संख्या कम थी एंड कैथोलिक जो थे वो नंबर्स में ज़्यादा थे। तो इन्होंने चाल चली, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने यहाँ पर चाल चली और उन्होंने क्या किया कि आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट थे जो कि नंबर्स में कम थे उनका साथ दिया, उनसे बोला कि हम लोग आपका साथ दे रहे हैं और आपका साथ देकर हम लोग क्या करेंगे, कैथोलिक को हराएंगे। मतलब ये कि कैथोलिक पे आप कब्जा कर सकोगे। तो दोनों में वैसे ही लड़ाइयाँ चल रही थी। अब यहाँ पर क्या किया गया कि एक तरह से फूट डलवा दी गई, मतलब वो लड़ाई जो है उसे और भड़का दिया गया कि हम लोग साथ देंगे प्रोटेस्टेंट का और हम दोनों मिलकर कैथोलिक्स जो है जो कि नंबर्स में ज़्यादा थे उन्हें हरा देंगे। अब जाहिर सी बात है, जैसा कहते हैं कि जैसे अगर इंडिया में ही हमने देखा कि यहाँ पर अंग्रेज जो थे वो इतना राज कर सके, ठीक है, इंग्लिशमैन जो थे, ब्रिटिशर्स थे, वो इस तरह से राज कर सके। यहाँ की खबरें जो थी उनके पास तुरंत पहुँच जाती थी, जो हमारे जो भी लोग अपनी नीतियाँ बनाते थे वो उन्हें पता चल जाती थी। कैसे? क्योंकि यहीं का कोई पर्सन होता था इंडिया का ही जो कि उनके पास तक खबर पहुँचा देता था। तो वही चीज़ यहाँ पर था कि आयरलैंड जो था वहाँ पर कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट में लोग बटे थे, बट अंदर की सारी चीज़ें आपस में जान रहे थे। तो प्रोटेस्टेंट को साथ लिया और फिर इस तरीके से करके कैथोलिक्स जो थे उन्हें हरा दिया गया। ठीक है, कैथोलिक्स को हरा कर और उन पे कब्जा किया गया। आगे उन लोगों ने कुछ विद्रोह वगैरह किया तो उनके विद्रोह को भी यहाँ पर दबा दिया गया। ठीक है, जो भी विद्रोह किया गया उनकी तरफ से तो उन विद्रोहों को दबा दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इन विद्रोहों को दबाने के बाद ब्रिटिश नेशन जो है वो बनता है। देखिए 1798 में आयरलैंड को एक तरह से इन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया, उस पर पूरी तरह से अपना कब्ज़ा कर लिया और फिर लोगों से बोला कि जिन लोगों पे भी कब्ज़ा किया था, जिन भी लोगों पे, सबसे बोला गया कि हमारा जो फ्लैग है उसका सम्मान करो, उसका प्रचार करो, हमारा जो नेशनल एंथम है उसको गाओ, उसका प्रचार करो, हमारी लैंग्वेज, हमारी कल्चर, उसको क्या करो, एक्सपेंड करो। ठीक है, तो कब्ज़ा जिस पे था अब उन्हें क्या था, उन्हें बात माननी ही पड़नी थी। ठीक है, वरना क्या होगा कि सज़ा मिलेगी और जो भी ऐसा नहीं करता था उसे पनिश किया जाता था। इस तरीके से करके बाकी जो कल्चर था बाकी लोगों का सबको कैप्चर कर लिया गया और अपने कल्चर को बढ़ावा दिया गया। और इस तरह हम देखते हैं कि 1801 में यहाँ पर ब्रिटिश नेशन जो है उसका निर्माण होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रिटेन में नेशनलिज्म की हिस्ट्री जो है वो अदर यूरोप से किस तरह से अलग थी। और जगह क्या था, हमने देखा कि और जगह अचानक से रेबल हो जाते थे, बट यहाँ पर क्या था, धीरे धीरे चीज़ें चली, लोगों को अपने विश्वास में लिया। जैसे इंग्लैंड और स्कॉट को मिलाकर यहाँ पर फॉर्मेशन किया गया यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, तो वहाँ पर साथ में मिलाया, फिर दबदबा बाद में अपना बढ़ा के स्कॉटिश को ख़त्म कर दिया गया। उसी तरह आयरलैंड की तरफ आए कि प्रोटेस्टेंट को साथ में लिया, फिर कैथोलिक को हराकर फिर उसके बाद पूरे आयरलैंड पर अपना कब्जा कर लिया। ऐसा नहीं किया कि प्रोटेस्टेंट जो थे उन्हें सत्ता दे दी गई हाथ में, नहीं, फिर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया गया। इस तरह सबको कैप्चर करते हुए 1801 में ब्रिटिश नेशन जो है वो बना। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशंस इमर्ज इन द बाल्कन्स। ठीक है, बाल्कन्स में या बाल्कन रीजन में नेशनलिस्ट टेंशन क्यों इमर्ज हुआ, राष्ट्रवादी तनाव वहाँ पर क्यों पनपा। तो बात करें तो बाल्कन रीजन जो था वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन था। वेरिएशन कैसा, वहाँ के कल्चर में, वहाँ के ट्रेडिशन में, वहाँ के जोग्राफिकल कंडीशन में, सभी में वेरिएशन बहुत ज़्यादा था। जैसे इंडिया में ही हम देखें तो कहीं पे बहुत ठंडा है, कहीं बहुत गर्म है, कहीं बहुत बारिश होती है, कहीं पे सूखा पड़ा रहता है। तो इसी तरह वहाँ पर वेरिएशन जो था वो बहुत ज़्यादा था हर तरह का ही। कहीं पे रिसोर्सेज जो थे बहुत ज़्यादा थे, कहीं पे बहुत वैल्यूबल रिसोर्सेज थे, कहीं पे कम वैल्यूबल रिसोर्सेज थे। तो इस तरह से वहाँ पर क्या था कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा था। अगर हम देखें तो वहाँ पर रहते कौन लोग थे, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीक, मैकेडोनिया, स्लोवेनिया। ठीक है, बहुत सारे नाम हैं, इनमें से 2-4 भी आप याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। तो जब अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, सबका अपना अपना कल्चर है, अपनी अपनी पॉलिटिकल कंडीशन है, तो फिर क्या है कि जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर टेंशन जो है वो होगी ही। हर कोई अपने को श्रेष्ठ समझेगा और दूसरे को दबाने की कोशिश करेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं तरह तरह के लोग थे जिन्हें कि स्लाव पुकारा जाता था। जैसे अगर हम इंडिया की ही बात करें, ठीक है, तो इंडिया का क्या है कि इंडिया की बात करें तो अलग अलग स्टेट में ये बटा हुआ है, तो उसी तरह ये बटा हुआ था जिसे कि स्लाव बोला जाता था।
ठीक। इसी टाइम में क्या था, ऑटोमन एम्पायर, एक झगड़ा यहाँ पर था क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा था, बहुत सारे लोग थे, तो जिस वजह से क्या था, उनके अंदर टेंशन थी। वो और ज़्यादा कब बढ़ती है, जब बाल्कन रीजन्स जो था उसका काफ़ी पार्ट जो था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। उसी टाइम में क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर जो था वो उसका डिसइंटीग्रेशन होने लगा। अलग अलग जो लोग थे वो उसके ऑटोमन एम्पायर के अंडर में वो अपने को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में जो कंट्रीज़ थी वो अपने को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगी, स्वतंत्र घोषित करने लगी, जिसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर जो था उसकी पावर जो थी वो कम होने लगी, उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, पहले बहुत सारे लोग हैं, ज़रूर उसने दबाव बना कर रखा है, लोगों को अपने कब्जे में रखा है, अपने अकॉर्डिंग काम करा रहा है, फिर भी उसके पास मजबूती है। लेकिन जब यहाँ पर क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन होने लगा, उसका विघटन होने लगा, तो यहाँ से कंडीशन जो थी वो और बुरी हो गई। अब इतने सारे लोग हैं, इतनी तरह के लोग हैं, तो लोगों के अंदर ज्वेलसी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और बाल्कन रीजन्स में जो लोग थे तो वहाँ पर जेलसी लोगों के अंदर जेलस बहुत ज़्यादा वो होते थे और हर कोई अपने को श्रेष्ठ समझता था। जैसे जैसे लोग मजबूत होते जा रहे थे, अपनी डेफिनेशन जो थी वो खुद ही बनाते जा रहे थे। मतलब ये कि मैं पैसे से मजबूत हो गए, अब उनकी इच्छा है कि अब मुझे इम्पीरियलिज्म करना चाहिए, मुझे दूसरों पर कब्जा करना चाहिए। ठीक है, अपना विस्तार करना चाहिए। उधर रिसोर्सेज अच्छे हैं तो ठीक है, मैं अब उधर जाऊँगा। कोई और सोच रहा है अच्छा उधर के रिसोर्सेज अच्छे हैं तो मैं उस पर कब्जा करूँगा। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर थी। तो जेलसी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, अपने को हर रीजन जो था वो अपने को श्रेष्ठ मान रहा था। ठीक है, अगले पर कब्जा करना चाहता था। कंडीशन और बुरी है, देखिए यहाँ पर क्या है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ऑटोमन एम्पायर के अंडर से शक्ति जो कंट्रीज़ थी वो निकलने लगी, ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, मजबूती कम हो रही है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, बाल्कन स्टेट्स जो थे जैसे जैसे आज़ाद हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, उनके अंदर ज्वेलसी, उनके अंदर लड़ाई की भावना जो थी वो और ज़्यादा आने लगी, तनाव ज़्यादा आने लगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को कैप्चर करना चाहते थे। ठीक, इसी में कंडीशन और बुरी कब हो जाती है, जो बड़ी पावर्स थी, जैसे यूरोप की फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, जो ये बड़ी पावर्स थी, इनके अंदर जब यहाँ पे कंपटीशन होने लगा, जब ये चाह रहे थे कि बाल्कन के इस रीजन को हम कब्जे में कर लें, इस रीजन को हम कब्जे में कर लें, तब कंडीशन जो थी वो और ज़्यादा बुरी हो गई। जैसे यूक्रेन एंड रशिया का अभी आप युद्ध देख रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, बड़ी पावर, बड़ी शक्तियाँ जो थी वो पीछे से जरूर साथ दे रही, खुल के सामने नहीं। अगर खुल के सामने आती तो क्या था, थर्ड वर्ल्ड वॉर जरूर हो जाता। तो यहाँ पर बड़ी जो पावर्स थी उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को कैप्चर करने चाह रही थी। अब जैसे आप देखते हो ना, कभी आपने देखा होगा कि कोई कीड़ा है वो बैठा है, दो छिपकली आ रही हैं, तो उनमें दोनों एक देखती रहती कौन उस पर कब्जा करेगा, तुरंत नहीं बढ़ जाती हैं, दोनों काफ़ी देर तक रुकती हैं, फिर देखती हैं, फिर जाके उस पर झपट्टा मारती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि वो उन सभी में ये था कि हमको कब्जे में करना है, लेकिन अपनी अपनी नीतियाँ सभी बना रहे थे। तो इसकी वजह से कंडीशन जो थी वो और बुरी हुई। और यहाँ पर हम देखते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके बहुत सारे रीज़न में से एक रीज़न जो था वो बाल्कन भी था, क्योंकि बाल्कन जो था बहुत ज़्यादा समृद्धशाली था। वहाँ पर देखे तो रिसोर्सेज वगैरह बहुत ज़्यादा थे, तो लोग उसे कैप्चर करना चाहते थे। ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रीज़न थे उसमें एक रीज़न ये भी था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि बाल्कन में वहाँ पर अगर बात करें तो टेंशन जो था वो क्यों इमर्ज हुआ, क्योंकि वहाँ पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा था। पावर जो थी वो ऑटोमन एम्पायर के चंगुल से छूटने लगी, लोग अपने को इंडिपेंडेंट समझने लगे, अपने हिसाब से अपनी डेफिनेशन बनाने लगे। लोगों को लगा कि अब उन्हें अपना साम्राज्य जो है वो बढ़ाना है, दूसरे पे कब्जा करना है। तो बाल्कन रीजन के जो लोग थे उनको तो लग ही रहा था, बाकी यूरोपियन जो पावर थी, जो पावरफुल कंट्रीज थी, वो भी बाल्कन पर कब्जा करना चाहती थी। इसीलिए बाल्कन रीजन में क्या हुआ, टेंशन जो था वो नेशनलिस्ट टेंशन जो था वो इमर्ज हुआ। तो बच्चों, इस तरह हमारे चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।